हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2018 इवेंट का स्विच गियर प्रोटेक्शन में जो कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग आज एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन क्या है, स्पार्किंग अकर ऑन स्विचिंग ऑफ द लोड ड्यू टू सर्किट हाई। यानी कि जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, घर में भी आप देखिएगा स्विच को ऑफ कीजिएगा तो हल्का सा स्पार्किंग होता है, तो किस कारणवश स्पार्किंग होता है। तो लिखा गया ड्यू टू सर्किट हाई। क्या चीज़ हाई रहती है जिसकी वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं। तो आपका इंडक्टेंस हाई होता है, जिस इंडक्टेंस हाई होने की वजह से वहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर आर यूज फॉर वोल्टेज अप टू। तो ये रिएक्टर आपने पढ़ा होगा, इस पर डिटेल वीडियो हमारा बना हुआ आप देख सकते हैं। तो हम लोग रिएक्टर का यूज़ क्या करते हैं, या सिंपल इसको हम लोग रिएक्टर यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसका नाम क्या है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर। ठीक है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर कहने का मतलब ऐसा कॉइल हम लोग बांधते हैं जिस कॉइल की सहायता से जो भी करंट जा रहा है इस करंट को ये रोक सके, और शॉर्ट सर्किट करंट जब लिमिट होगा कम होगा तो सर्किट ब्रेकर उसको आसानी से ट्रिप कर पाएगा। तो ये आपका डिफरेंट टाइप का होता है। ये जो कॉइल है सिंपल एयर में भी रखा हुआ होता है, एयर कोर होता है, या ऑयल के अंदर रखते हैं, या और अदर मीडियम भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है यदि हम लोग ऑयल इमर्स यानी ऑयल से भरा हुआ रिएक्टर है तो वो कितने वोल्टेज तक यूज़ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी अबव 33 केवी, 33 केवी से ज़्यादा के लिए हम लोग तेल भरे हुए रिएक्टर का उपयोग करते हैं। तो ये इसका डी हो गया आंसर सेकंड का। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन सर्किट ब्रेकर द करंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉल्ड। यानी हम लोग कॉन्टैक्ट सेपरेट जब कर रहे हैं तो उस समय कौन सा करंट को ये सर्किट ब्रेकर जो है वो इंटरप्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी सही है, ब्रेकिंग करंट को इंटरप्ट करता है, और जब ये ओपन हो जाएगा तब जाके आपका आर्क करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है जब सेपरेट कर रहे हैं तो उस समय कौन सा करंट को ये इंटरप्ट करेगा। तो उस समय जब हम लोग सेपरेट करने जा रहे होते हैं उस समय का जो करंट होता है उसको ब्रेकिंग करंट कहते हैं, और जब ओपन कर दीजिएगा आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा तब वहाँ पर कार। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एट करंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला रिले कौन सा है, यानी फीडर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी के अंदर ट्रांसले रिले लिखा हुआ है। तो इसी ट्रांसले रिले का यूज़ हम लोग फीडर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जहाँ पर आपने देखा होगा स्विच गियर में पढ़ा होगा कि आपका इस तरह का इंडक्शन टाइप का रिले लगा होता है दोनों साइड पर, दोनों किनारे पर, और बीच में आपका पायलट वायर दौड़ाते हैं। तो इस तरह के रिले को हम लोग ट्रांसले रिले कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग फीडर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। अब इसका भी हायर वर्जन इम्पीडेंस प्रोटेक्शन होता है, उसका भी यूज़ ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका ट्रांसरे रिले है, तो इसके लिए हम लोग फीडर प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसरे रिले का यूज़ करते हैं। बाकी बकहोल्स रिले है तो ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा, बकहोल्स रिले का यूज़ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए होता है, और वो भी केवल इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आपका थर्मल रिले मोटर वगैरह में यूज़ होता है, और अंडर वोल्टेज रिले का भी यूज़ मोटर में होता है। या आपने ट्रैक्शन के अंदर पढ़ा होगा कि जहाँ पर आपका न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं वहाँ पर हम लोग अंडर वोल्टेज रिले लगाते हैं, ताकि आपका हम लोग जब इमरजेंसी के कंडीशन में सप्लाई आगे करें तो वोल्टेज की जब कमी हो जाती है तो ये अंडर वोल्टेज रिले काम करता है। तो अलग अलग जगह पर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से आपका ट्रांसरे रिले का यूज़ हम लोग फीडर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इफ़ फॉल्ट करेंट 2000 एम्पियर द रिले सेटिंग 50% द सीटी रेशियोज इतना दिया हुआ, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आपसे पूछ रहा है। तो इस पर छोटा सा इमेज हमने लिया आपके लिए, जो कि इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल में पूछा हुआ था, यानी इसके बाद वाले साल में भी। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपका करंट जो फॉल्ट करंट है ये भी बदल सकता है, या आपका करंट सेटिंग भी बदल सकता है,
या करेंट सीटी का रेशियो भी बदल सकता है, उसके अंदर अनुसार आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको इसको रटना नहीं है बल्कि फार्मूला याद करना है। यहाँ पर हमने फार्मूला ऐड कर दिया है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, फॉल्ट करेंट बटा में प्लग सेटिंग इंटू सीटी रेशियो। ठीक है, फॉल्ट करेंट बटा प्लग सेटिंग इंटू सीटी रेशियो। तो आपका फॉल्ट करेंट कितना दिया हुआ है, 2000 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, 2000 एम्पियर आपका दिया हुआ है, 2000 एम्पियर। और सीटी रेशियो कितना दिया हुआ है, तो सीटी रेशियो क्वेश्चन में आपका 400/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लग सेटिंग है, तो प्लग सेटिंग का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लग सेटिंग में दो चीज़ होता है, एक होता है रिले सेटिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑफ सीटी, यानी सीटी के सेकेंडरी साइड कितना हो और करंट जा रहा है। तो सीटी का सेकेंडरी साइड कितना करंट है, तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे हम। और रिले सेटिंग कितना पे किया हुआ, तो क्वेश्चन के अनुसार 50% पर है, तो 50% करने का मतलब 50/100। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सही से लिखते हैं। तो ऊपर में आपका 2000 हो गया और नीचे में आपका सीटी का रेशियो आपका 400/5 हो गया। सीटी का सेकेंडरी साइड करंट 5 है और प्लग सेटिंग जो है वो आपका 50% है। 50% कहने का मतलब 50/100। तो अब 1000 हो गया, तो 100 से यहाँ पर देखिए ये 20 से 20 कैंसिल कर दिया हमने, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर काट रहे हैं, 5 चौके 20 हो गया और यहाँ पर 4 से 1 4 कट गया, तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, 10 एम्पियर होगा। अब देखिए यहाँ पर जब फॉल्ट करंट 2000 था तब हमने निकाला, लेकिन ये जहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया है ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 3000 आपका फॉल्ट करंट दिया हुआ है। तो 3000 पर जब कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर 15 एम्पियर आता है। तो इस अनुसार आपका फॉल्ट करंट चेंज होगा, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो है वो उसका भी वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो भी आपसे पूछे चाहे सीटी का रेशियो हो चाहे फॉल्ट करंट हो, अलग अलग होगा, उसके अनुसार अलग अलग आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका 10 एम्पियर नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, यानी नन ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आपका, द शेप ऑफ डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क रिले है। तो इसका आपको याद रखना है स्पाइरल टाइप का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर सेम रप्चरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय द HRC फ्यूज, यानी सेम रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी क्या है, फॉल्ट करंट को रोकने की जितनी कैपेसिटी होती, क्षमता होती है, उसको रप्चरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो ये रप्चरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, करंट इंटरप्टेड बाय HRC फ्यूज इज सर्किट ब्रेकर की तुलना में कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आपको मालूम है सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पर आर्क बुझाने की प्रॉपर व्यवस्था होती है। तो ये सर्किट HRC फ्यूज़ की तुलना में सर्किट ब्रेकर की तुलना में HRC फ्यूज़ की जो रप्चरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। यही आपसे रप्चरिंग कैपेसिटी पूछता किट कैट फ्यूज़ की तुलना में, तो किट कैट फ्यूज़ की तुलना में आपका रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज़ का ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर सर्किट ब्रेकर से कंपेयर किया गया है, तो सर्किट ब्रेकर की तुलना में HRC फ्यूज़ का जो रप्चरिंग कैपेसिटी है वो कम होगा, मच लेस दैन सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन द वैक्यूम डिपेंड अपॉन, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो वहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस होगा या आर्क बना रहेगा उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, कौन सा आपका फैक्टर डिपेंड करेगा। तो इसका आपका कॉन्टैक्ट मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, यानी किस चीज़ का बना हुआ है कॉन्टैक्ट, जितना आपका मटेरियल जो ज़्यादा वेपोराइज्ड होगा वो ज़्यादा आपका आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और वेपर प्रेशर कितना, यानी वेपोराइज्ड होगा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो वेपर प्रेशर कितना है। तो ये बी आपका सही है। सी देखिए यहाँ पे लिखा गया सर्किट पैरामीटर, यानी एल और सी पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एल सी की वैल्यू होगी उसके अनुसार आपका आर्क भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों आपका बी और सी सही है, यानी फाइनल डी आपका सही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर वोल्टेज आर हाई
एंड करेंट टू बी इंटरप्टेड इज़ लो, ब्रेकर प्रीफर, यानी आपका वोल्टेज की वैल्यू हाई है और करंट की वैल्यू लो है तो कौन सा सर्किट ब्रेकर प्रीफर किया जाएगा। तो ये याद रखना आपको, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज़ हम लोग हायर सर्किट ब्रेकर लोअर करंट पर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 10वां नंबर क्वेश्चन में, SF6 गैस एक्सेलेंट हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, यानी बहुत आसानी से क्या हो जाता है, SF6 किसी सर्किट ब्रेकर में भरा हुआ है तो आसानी से क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कॉन्टैक्ट के क्रॉस नहीं रहेगा बल्कि हीट आपका डिसिपेट हो जाएगा, फैल जाएगा, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र आसानी से क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। तो हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है SF6 गैस का, इसके अलावा लो गैसियस विस्कोसिटी, लो गैसियस विस्कोसिटी मतलब जो गाढ़ापन है वो कम होगा, यानी आसानी से जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका हीट बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा में दिया हुआ हाई डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, ये आपका सही बात है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका SF6 का सही होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के बारे में। तो हीट ट्रांसफ़र होने में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रोल नहीं होता है, आर्क बुझाने में इसका रोल होगा, लेकिन हीट ट्रांसफ़र पूछ रहा है। तो हीट ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर वेट और विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द चांस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट ज़ीरो, यानी 0 पॉइंट पर आपको मालूम होगा AC सर्किट में नेचुरल ज़ीरो मिलता है, तो इस नेचुरल ज़ीरो पर आपका आर्क बुझने का चांस ऑयल सर्किट ब्रेकर में कम होता है या ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, यानी डिक्रीज इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी चांस 0 पॉइंट पर आर्क इंटरप्शन का चांस ऑयल सर्किट ब्रेकर में डिक्रीज होता है, कम होता है, लो होता है, क्योंकि ऑयल की जो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है बाकी आपका SF6 की तुलना में, तो ये आपका बहुत फास्टली काम नहीं करता है, इसीलिए इसके अंदर करंट 0 पॉइंट पर आर्क बुझने की संभावना कम होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, द रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड, ये किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग RRV भी बोलते हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अंदर सर्किट ब्रेकर है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों पर डिपेंड करता है। इसका इक्वेशन भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन लिया गया है, इसी को जब हम डेरिवेशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसी को हम लोग रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, यानी रेट का मतलब समय के साथ, तो समय का मतलब वोल्टेज को जब समय के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो जो इक्वेशन मिलता है उसी को हम लोग रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो ये इक्वेशन को जब हम डेरिवेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, Vmax बटा √LC साइन T बटा √LC। तो LC आपका आगे, LC का मतलब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर पर ये रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड करेगा। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये आपका PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन ये वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका ये तो हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बकहोल्स रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट, यानी बकहोल्स रिले का यूज़ हम लोग ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो जितना भी फॉल्ट होगा इंटरनल सब के लिए काम करेगा, चाहे आपका इंटरनल फॉल्ट हो, आपका मेजर फॉल्ट हो, माइनर फॉल्ट हो, हर तरह के फॉल्ट से बकहोल्स रिले प्रोटेक्शन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई तरह का इससे क्वेश्चन बनता है, यानी कई तरह का ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। तो पूछा जा रहा है नॉर्मल प्रैक्टिस स्पेसिफाई द मेकिंग करंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज इन टर्म्स ऑफ, मेकिंग करंट किस में हम लोग मेज़र करते हैं या किस में दर्शाया जाता है।
तो आपको याद रखना होगा मेकिंग करंट हमेशा हम लोग पीक वैल्यू में मेज़र करते हैं, यानी मेकिंग करंट और ब्रेकिंग दो तरह का आपका सर्किट ब्रेकर में कैपेसिटी होती है, एक मेकिंग और एक होता है ब्रेकिंग। तो मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो ब्रेकिंग की तुलना में ज़्यादा होती है, और ये जो मेकिंग कैपेसिटी है ये पीक वैल्यू, याद रखिएगा पीक वैल्यू, और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है ये ब्रेकिंग कैपेसिटी ये आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। और जो मेकिंग कैपेसिटी है ये ब्रेकिंग कैपेसिटी की तुलना में ज़्यादा होता है क्योंकि ये पीक है, और इसका मान भी आपको याद रखना है, ये ब्रेकिंग की तुलना में 2.55 टाइम्स ज़्यादा होता है मेकिंग कैपेसिटी, यानी सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी होगी वो पीक वैल्यू होगा और वो ब्रेकिंग की तुलना में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो 2.55 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है, इससे कई मरतबा ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछता है कितना ज़्यादा है, ये आपसे पूछेगा ब्रेकिंग कैपेसिटी पीक है या आरएमएस है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव बार बार आता रहता है। तो याद रखना होगा आपको मेकिंग और ब्रेकिंग का कंपेयर। तो मेकिंग क्या है? पीक वैल्यू है, और ब्रेकिंग क्या है? आरएमएस वैल्यू। तो आपको ऐसे भी मालूम होगा आरएमएस कम होता है, पीक ज़्यादा होता है, तो आरएमएस आपका कम है, मेकिंग जो है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर थे हम लोग ये वाले में, ठीक है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसका आपका यूनिट भी पूछता है। तो यूनिट क्या होता है? किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 14 नंबर था। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑटो रिक्लोजिंग इज़ यूज इन केस ऑफ। ऑटो रिक्लोजिंग का यूज़ किस में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर हम लोग ऑटो रिक्लोजिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोड शेडिंग से पूछा जा रहा है। ये एक्चुअली लोड शेडिंग कहाँ पर यूज़ होता है? तो आपका ग्रिड सिस्टम में यूज़ होता है, ग्रिड वगैरह में। तो लोड शेडिंग है क्या? तो सिस्टम जब आपका अनबैलेंस हो जाता है, सिस्टम जब अनबैलेंस हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग लोड शेडिंग का यूज़ करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यदि हमारा अनबैलेंस हो गया, ये हमारा सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय लोड शेडिंग करेंगे। लोड शेडिंग मतलब लोड को बैलेंस करेंगे, सप्लाई को कट कर भी कर सकते हैं, या वोल्टेज को रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके, या डायरेक्टली कुछ लोड मतलब 10 घर लगा हुआ था और सिस्टम अनबैलेंस हो रहा था तो 2 घर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि हमारा सिस्टम बैलेंस हो जाए, तो इसको भी हम लोग लोड शेडिंग बोलें। तो स्विचिंग ऑफ द लोड, यानी स्विच को आप डिस्कनेक्ट कर दिए, यानी कुछ लोड को डिस्कनेक्ट कर दिए, या फ्रीक्वेंसी को घटा दिए, वोल्टेज को घटा दिए, ये सब के माध्यम से लोड शेडिंग किया जाता है, लोड को बैलेंस किया जाता है ग्रिड सिस्टम में। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, यानी न्यूट्रल अर्थिंग का, अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। न्यूट्रल अर्थिंग पूछ रहा, क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है? तो यहाँ पर देखिए सेफ्टी ऑफ पर्सनल लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है। यानी आपका को हम लोग 2 तरह का अर्थिंग होता है, एक बॉडी अर्थ होता है और दूसरा आपका न्यूट्रल अर्थ होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल को हम लोग अर्थ क्यों करते हैं? तो ये आपका इलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंड, ठीक है। और बॉडी अर्थ हम लोग करेंगे तो उससे हमको फ़ायदा मिलता है कि शॉक लगने का चांस नहीं होता, आदमी को सेफ्टी ऑफ पर्सन होता है, आदमी को शॉक लगने की संभावना नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं? तो न्यूट्रल को अर्थ हम लोग करते हैं इलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंड, ताकि आपका आर्किंग ग्राउंड से प्रोटेक्शन हमको मिल सके। अब ये आर्किंग ग्राउंड क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है न्यूट्रल अर्थिंग के नाम से, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। न्यूट्रल अर्थिंग क्या है, कितने टाइप का, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आर्किंग ग्राउंड क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस किया वहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, ए नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बॉडी जो अर्थ करते हैं, बॉडी अर्थ का यूज़ सेफ्टी के लिए किया जाता है, न्यूट्रल का नहीं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है कांस्टेंट कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अबाउट। जो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट होगा इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? तो हम लोग कम रेसिस्टेंस रखते हैं ताकि नॉर्मल कंडीशन में कोई भी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं हो, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। तो इसकी वैल्यू कितना होगा? डी होगा, 20 माइक्रो ओम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका
19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था ब्रेकिंग और मेकिंग, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इट्स मेकिंग कैपेसिटी शुड नॉर्मली बी, यानी मेकिंग कैपेसिटी क्या होगा किसकी तुलना में, ब्रेकिंग की तुलना में। तो मेकिंग कैपेसिटी हमने बताया आपको ज़्यादा होगा, मोर होगा, और कितना मोर होगा तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा आपका होगा किसकी तुलना में, ब्रेकिंग की तुलना में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज फॉर फ्यूज वायर इज अबाउट, यानी ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है फ्यूज वायर का। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है 2 मिली सेकंड होता है ऑपरेटिंग टाइम, यानी उतने सेकंड के अंदर फ्यूज तार गल जाता है और आपके लोड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।